हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के सेट 8 को करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज जो है आपका 8वां सेट है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल टू कंपोस्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कंपोस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग इट इज ए प्रोसेस in which the biological decomposition of organic material takes place in presence of ऑक्सीजन। ठीक। अब पहले कंपोस्टिंग का मतलब समझिएगा। यह एक बायोलॉजिकल मतलब जैविक डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया अपघटन हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है किसका? ऑर्गेनिक मटेरियल का। किस एलिमेंट के प्रेजेंस में? तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और जब भी कंपोस्टिंग होती है, जब भी आपकी ये प्रोसेस या फिर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है, तो इस समय निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एंड स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक रेसिड्यू रेसिड्यूज। ठीक है। अब रेसिड्यूज ये जितनी भी चीजें होती हैं, जो ये ऑर्गेनिक रेसिड्यू होता है, ये दोबारा जा करके आपके सॉइल में एड ऑन हो जाता है। किसमें एड ऑन हो जाता है? सॉइल में एड ऑन हो जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन जब होता है तो उसे कंपोस्टिंग कहा जाता है। और जब भी कंपोस्टिंग होता है तो उसमें से क्या क्या चीजें निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हीट निकलेगा, और जो बची हुई चीजें रहेंगी वो अपने में ही स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक होती हैं। और यही स्टेबलाइज्ड चीजें जो होती हैं वो सॉइल में जाकर के ऐड हो जाती हैं। तो यही कंपोस्टिंग के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पफुल नहीं है कंपोस्टिंग में। तो कौन कौन सा हो गया बेटा? एक्सेल, हाँ बिल्कुल होता है। सॉडस्ट, टी बैग, फिश बोन्स। तो इसमें से कौन सा नहीं है बेटा? कौन सा नहीं आ जाता है बेटा नॉट रिगार्डेड? तो ये आ जाता है फिश बोन्स। कौन सा आ जाता है बेटा? फिश बोन्स। इसका सही जवाब क्या हो जाता है बेटा? फिश बोन्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ए वेरी ओल्ड मॉडल पेंडुलम क्लॉक वाज कम्प्लीटली। तो जो पहले आपके जो पेंडुलम क्लॉक बनता था, वो पहले के समय में किस तरह का हुआ करता था? मैकेनिकल हुआ करता था, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हुआ करता था, इलेक्ट्रिकल हुआ करता था, या बैटरी ऑपरेटेड होता था? तो शुरुआत में जितने भी आपके पेंडुलम्स बनते थे, जो भी मॉडल होता था पेंडुलम क्लॉक का ओल्ड मॉडल, वो हमेशा मैकेनिकल हुआ करता था। ऐसा हुआ करता था बेटा? मैकेनिकल हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेपाल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछ रहा है कि नेपाल की पहली वुमेन या फिर महिला राष्ट्रपति कौन सी थी? रीता भंडारी, विद्या देवी भंडारी, ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी, या फिर कोमल राज्य लक्ष्मी। तो आपको बता दूं, तो ये जो आपकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक। देखिए, जब ये पेपर हो रहा था तो उस समय का ये करंट था। उस समय का क्या था बेटा? ये करंट अफेयर हो गया था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इस समय के लिए यह स्टैटिक का काम करेगा। इसका काम करेगा बेटा? स्टैटिक का काम करेगा। आप लोगों को जवाब देना है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, कौन है और किस देश की हैं ये? किस देश की हैं? इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। ये मैंने पिछले सेक्शन में, पिछले सेट में आप लोगों को करवाया है। नेपाल की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन हो गई बेटा? विद्या देवी भंडारी हो गई। तो स्टैटिक के तौर पर आप लोगों को इसको याद कर लेना है। आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ सब आपका कौन सा आर्टिकल है? तो ये बच्चों बच्चों को पता है, आप सभी को पता होगा, आपका आर्टिकल 44। तो आज की अगर आप बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह आता है आपके डीपीएसपी में। डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको आता है। डीपीएसपी क्या होते हैं बेटा? ये राज्य को निर्देश होते हैं। ऐसे निर्देश होते हैं कि राज्य अगर किसी भी पॉलिसी का निर्माण कर रहा है तो उन सारी पॉलिसीज में इन सारी चीजों को सम्मिलित करेगा और इसको अपने ध्यान में रख करके ही किसी पॉलिसी का या फिर किसी कानून का निर्माण वो करेगा। परंतु अगर इस डीपीएसपी का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये सरकार का दायित्व है, वो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो वो ना दे। समझ में आई बात? तो ये जो है इसके लिए आप दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, अगर ये सारी चीजें आपको प्रदान नहीं की जाती हैं। जैसे अगर मैं आर्टिकल 41 की बात करता हूं तो आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस। अब देखो, हर किसी को रोजगार का अधिकार, आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी पर इसे आपको स्वयं ही लेना पड़ेगा। ठीक है, राइट टू वर्क होता है, सरकार का ये काम होता है कि सबको रोजगार प्रदान करवाने की वो कोशिश करे। अगर वो नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाओगे। राइट टू एजुकेशन, अगर राइट टू एजुकेशन की बात करते हो तो 6 से 14 वर्ष के लिए जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए, लेकिन 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए वो फंडामेंटल राइट नहीं होता है। इसके बाद से अगर 14 वर्ष के ऊपर बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो सरकार उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर डेवलप करेगी, उसके लिए जगह ज़रूर प्रदान करेगी। परंतु अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है किसी क्षेत्र में या फिर किसी जगह पर, अगर सरकार वो काम को पूरा नहीं कर पाती है तो उसके लिए आप जुडिशरी के पास नहीं जा पाओगे। तो ये चीज़ें याद रहेंगी। तो राइट टू वर्क की अगर आप बात करते हो तो वो भी आपका एक डीपीएसपी है। एजुकेशन की अगर आप बात करते हो तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A है जो कि फंडामेंटल राइट है। पर एजुकेशन उसके ऊपर की अगर आप बात करते हो तो वह डीपीएसपी के क्षेत्र में आता है, वो राज्य के नीति नीति निर्धारक के क्षेत्र में आता है। ठीक, अब देखिए, अगर डीपीएसपी की बात करते हो तो ये जो है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपका क्या आता है बेटा? डीपीएसपी आता है। अगर वहीं पर मैं फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ तो ये आर्टिकल 12 से लेकर के आपका 35 तक आता है। फंडामेंटल राइट की अगर आप बात करते हो तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट आता है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 42 किसकी बात करता है? तो ये करता है स्टेट शुड, स्टेट शुड, स्टेट शुड इंश्योर, इंश्योर ह्यूमेन कंडीशन, ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ। ठीक, ह्यूमन कंडीशन का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी अगर आप कार्य कर रहे हो तो वहां पर वो सारी चीजें प्रदान की जाएं जिससे आपको काम करने में सुविधा हो। जैसे साफ सफाई वहां पर होनी चाहिए, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पर वर्किंग आवर आपके फिक्स्ड होने चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार के रेगुलेशन के क्षेत्र में आती हैं आपकी ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज। ठीक, लेकिन अगर आप भारत की बात करते हो तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार जो होता है वो लॉ बना देता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के ये सारे काम होंगे, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप बात करते हो तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ह्यूमन कंडीशन या फिर मानवता वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं अवेलेबल होंगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़रूरी है। अब मान लीजिए वो किसी भी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पर वो सारी चीज़ें उसे प्रदान नहीं की जा रही हैं, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। क्योंकि सरकार ने जिस क्षेत्र के लिए है यहाँ पर जो ये कानून बनाने के लिए है, तो कानून उन्होंने बना दिया है। अब कोई फ़ॉलो कर रहा है, कोई नहीं फ़ॉलो कर रहा है। अब बिल्कुल ही वहाँ पर अगर खराब कंडीशन है, तो आप लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जाकर के, जो आपका लेबर लॉ है उसके अकॉर्डिंग जाकर के वहाँ पर कंप्लेन आप दायर कर सकते हैं। एक मैटरनिटी रिलीफ की अगर आप बात करते हो तो माता को अगर वो जन्म देती है किसी बच्चे को तो उसे छुट्टी देने की बात की गई है, तो उसके लिए आपके लिए अलग से लॉ
बनाया जाएगा सरकार के द्वारा। और अलग-अलग राज्य द्वारा अपने राज्य में अगर कोई महिला को कार्य में रखते हैं तो उनके लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं, हर राज्य के अलग-अलग होते हैं बेटा। ठीक है, फिर आर्टिकल 43 की बात करते हैं। आर्टिकल 43 की बात करता है, ये स्टेट शुड इंश्योर लिविंग वेजेस लिविंग वेजेस एंड लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक, जैसे हर राज्य की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पर मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया गया है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँगा तो वहाँ पर मिनिमम वेजेस जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं यूपी की बात करता हूँ तो वहाँ पर मिनिमम वेजेस दिल्ली की तुलना में कम रहेगा, क्योंकि हर जगह की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग-अलग होती है। तो दिल्ली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा बेटा। तो वहाँ के जो मिनिमम वेजेस रहेंगे वो सरकार द्वारा वहाँ के तय किए जाएँगे। यूपी के सरकार द्वारा निर्धारित कर लिया जाएगा। इसी तरह अलग-अलग जगहों की अगर आप बात करोगे तो वहाँ अपने मिनिमम वेजेस एक्ट होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा, मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसके तहत उतनी आपको सैलरी देनी पड़ेगी किसी भी कर्मचारी को। लेकिन अब मान लीजिए किसी भी कर्मचारी को मान लो मिनिमम वेजेस तय किया गया 10,000, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो 5,000 6,000 रुपए में भी काम कर रहे होंगे। ठीक, जो 5 या 6,000 रुपए में काम कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ आराम से चल रही होगी? नहीं। क्या वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं बेटा, वो वहां पर दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं अगर वो डीपीएसपी के थ्रू जा रहे हैं। लेकिन अगर वो मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू जा रहे हैं तो वहां के लिए आप जा करके अपने अपना मुकदमा फाइल कर सकते हैं। वो एक्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, डीपीएसपी के थ्रू आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 44 की अगर आप बात कर रहे हो तो ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आर्टिकल 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who awarded Kesare Hind Medal of British to Mahatma Gandhi for his contribution to ambulance service in South Africa? तो आपको पता है, तो पिछले क्लास में मैंने बताया है, केसरे हिंद की उपाधि जो थी वो लॉर्ड हार्डिंग थे पेनहर्स्ट के, उन्होंने दिया था। और कब दिया था? 1915 में। और इन्होंने सन 1919 में इसे लौटा भी दिया था, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो उसके बाद से इन्होंने और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत वॉज लास्टेड फॉर, महाभारत कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत जो है वो बेटा 18 दिनों तक चला था, 18 डेज। महाभारत लास्ट फॉर 18 डेज। ठीक है, अगर मैं भगवत गीता की बात करता हूँ तो महाभारत का ही सेक्शन है बेटा भगवत गीता। भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही सेक्शन है। और ये किस पर्व से लिया गया बेटा? भीष्म पर्व से लिया गया है। आपका दूसरा आज का क्वेश्चन है कि महाभारत में कुल टोटल नंबर ऑफ पर्व कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्व कितने हैं? इन दोनों के क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर मैंने यहीं पर दे दिया है, आप लोग उसको दे सकते हो। लेकिन एक बार आप लोग जरूर कोशिश करिएगा टोटल नंबर ऑफ पर्व कितने हैं। तो अगर मैं बोलूँ भगवत गीता किस पर्व से लिया गया है तो वो है आपका भीष्म पर्व। कौन सा पर्व है बेटा? भीष्म पर्व। तो इसका सही जवाब क्या हो गया बेटा? महाभारत कितने दिनों तक चला था बेटा? 18 दिनों तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन। मुगल एम्परर हुमायूं स्टॉर्म इज इन काबुल, दिल्ली, शाहदराबाद या फिर खुलदाबाद? तो काबुल, दिल्ली, शाहदराबाद या फिर खुलदाबाद। अब देखो बेटा, काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। यहाँ पर किसका मकबरा है? यहाँ पर मकबरा है बेटा बाबर का। यहाँ पर मकबरा किसका है बेटा? बाबर का। ठीक, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में। शाहदराबाद की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है बेटा? लाहौर में। ये कहाँ पर है बेटा? लाहौर में। और यहाँ पर किसका मकबरा है? यहाँ पर मकबरा है आपके जहांगीर का। जहांगीर का। किसका मकबरा है बेटा? जहांगीर का। खुलदाबाद की अगर आप बात करते हैं तो खुलदाबाद है आपके औरंगाबाद में। औरंगाबाद का जिला है औरंगाबाद में। और यहाँ पर आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है बेटा। खुलदाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर क्या है बेटा? आपके औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब का मकबरा है। तो एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि वो कौन से कितने ऐसे आपके मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत के बाहर है? जिनका मकबरा क्या है बेटा? भारत के बाहर है, आउटसाइड ऑफ इंडिया है। तो देखिए, पहला तो मकबरा किसका हो गया बेटा? बाबर का बाहर बाहर हो गया। दूसरा मकबरा अगर आप देखेंगे तो जहांगीर का बाहर है। और तीसरा मकबरा अगर आप देखेंगे तो बहादुर शाह जफर का है रंगून में। बहादुर शाह जफर जफर का है कहाँ पर? रंगून में। तो आपको बाबर का पता चल गया काबुल में है, जहांगीर का पता चल गया शाहदराबाद लाहौर में है, वहाँ बहादुर शाह जफर की अगर आप बात करते हो तो वो रंगून में है इस समय। ठीक है बात, चलो बहुत बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सबके कहाँ पर है? इंडिया में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू बायोसैंड वाटर फिल्टर। जो बायोसैंड वाटर फिल्टर होता है इसमें से कौन सी चीज सही नहीं है? इट डीएक्टिवेट्स और किल पैथोजन, बिल्कुल सही बात है, ये डीएक्टिवेट करता है और किल करता है पैथोजन को। सेडिमेंटेशन रिमूव्स लार्जर पार्टिकल, जो सेडिमेंटेशन होता है वो लार्जर पार्टिकल को हटाता है, बिल्कुल सही है। फिल्टरेशन रिमूव स्मॉलर पार्टिकल, फिल्टरेशन जो है वो स्मॉलर पार्टिकल को हटा देता है, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज एश्योर, नहीं, हाई क्वालिटी ऑफ वाटर यहाँ पर हमेशा एश्योर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो हाई बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब क्वालिटी जो होगा वो थोड़ा सा निम्न ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज एश्योर्ड यहाँ पे लिखा हो तो ऑलवेज एश्योर्ड नहीं होगा। फाइंड द ऑड वन आउट, कोकेन, कैफीन, निकोटीन या फिर हेरोइन। तो देखो बेटा, अगर आप कोकेन की बात करते हो, अगर आप निकोटीन की बात करते हो या फिर हेरोइन की बात करते हो, ये सब जो है ये टॉक्सिक में आते हैं। ये सब किस में आते हैं बेटा? टॉक्सिक में आते हैं। वहीं पर अगर आप कैफीन की बात करते हो तो वो टॉक्सिक में नहीं आता है, ठीक। अगर मैं वहीं पर निकोटीन की बात करता हूँ तो निकोटीन किसमें पाया जाता है बेटा? जो टोबैको प्लांट होते हैं, निकोटीन जो होता है वो किसमें पाया जाता है बेटा? टोबैको प्लांट, टोबैको